नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, ऐसा कोई गवाह सामने नहीं ला पाई, ऐसा कोई इकबालिया बयान पेश नहीं कर पाई जो इस मामले में केस चलाने का आधार बन सके। इसलिए केस चलाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट सीबीआई के जांच से इस कदर नाराज था कि अदालत ने शराब घोटाले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश भी दिया। हालांकि लोअर कोर्ट के इस फैसले के 6 घंटे के भीतर सीबीआई ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। रॉज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन रॉज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक जश्न मनाया गया। लंबे वक्त के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक्शन में दिखाई दिए, इमोशनल हुए, रोए और फिर बीजेपी को चुनौती भी दी। केजरीवाल ने कहा उन्हें हटाने के लिए मोदी और अमित शाह ने साजिश रची। अब अगर उनमें हिम्मत है तो दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाएं और जीत कर दिखाएं। बीजेपी के नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर कैसे रिएक्ट किया? कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की मिली भगत क्यों देखी? केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, किस आधार पर केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी किया। आज दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट को शराब घोटाले के केस में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर यह फैसला करना था कि इस मामले में केस बनता है या नहीं, मुकदमा चलाया जाए या नहीं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी नेता पहुंच चुके थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई शराब घोटाले के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसा लगता है कि केस सिर्फ अप्रूवर के बयान के आधार पर बनाया गया। अप्रूवर ने भी 1.5 साल में अपने बयान कई बार बदले। वादा माफ गवाह के बयान के पर कैसे यकीन किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि शराब नीति किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, पॉलिसी में मनमर्जी से बदलाव किए गए, प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। ये सारे आरोप भी सीबीआई साबित नहीं कर पाई, क्योंकि जो फाइलें पेश की गई उनमें जो नोटिंग्स हैं वो प्रोसीजर के लिहाज से ठीक है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में गड़बड़ी थी, प्रोसेस सही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने सुनी सुनाई बातों पर केस बना दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने ऐसा कोई सबूत मुहैया नहीं कराया जिससे यह साबित हो कि अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के मंत्रियों ने कोई गैर कानूनी मांग की हो या रिश्वत मांगी हो। अदालत ने कहा कि बार बार मांगे जाने के बाद भी सीबीआई ने आरोपियों का कबूलनामा कोर्ट को नहीं दिया। सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए हैं वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते। कोर्ट ने कहा इस मामले में सीबीआई ने जिस तरह बार बार साउथ लॉबी शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत है, इसलिए इस मामले में मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा इस मामले में सीबीआई की जांच निराश करने वाली है, इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के घर से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक होली मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने रंग उड़ाया, गुलाल लगाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। केजरीवाल के घर के बाहर बैंड पार्टी पहुंच गई, जमकर ढोल नगाड़े बजे, कार्यकर्ताओं ने डांस किया। चूंकि मौका था, 4 साल के बाद आरोपों से मुक्ति मिली थी, इसलिए जश्न तो लाजमी था। केजरीवाल कोर्ट से निकलकर जब घर पहुंचे, गाड़ी से उतरते ही वाइफ और बेटी को गले लगाया और रोने लगे। जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं, वैसे ही तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है, तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है, तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस के 2 साल के राज में 6 मस्जिदों पर सरकारी बुलडोजर चला। आज तमिलनाडु से भी बड़ी खबर आई। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम आज डीएमके में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें डीएमके की मेंबरशिप दी। पनीरसेल्वम को एक जमाने में जयललिता का उत्तराधिकारी माना जाता था। जयललिता जब करप्शन के केस में 2 बार जेल गई थी तो उन्होंने पनीरसेल्वम को ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया था। जयललिता की मौत के बाद भी पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में एआईएडीएमके में उनके खिलाफ बगावत हो गई। पलनीस्वामी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। 2024 में पनीरसेल्वम एनडीए के साथ आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पनीरसेल्वम अपनी जेब में हमेशा जयललिता की फोटो रखते हैं, ये उनकी पहचान है। आज जब वो डीएमके में शामिल होने पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर जयललिता की बड़ी सी फोटो लगी थी, लेकिन जब डीएमके दफ्तर से बाहर निकले तो पनीरसेल्वम की गाड़ी पर जयललिता के बजाय एमके स्टालिन की फोटो लग गई। अब बात जेएनयू की। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में एक बार फिर हंगामा हुआ। लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स ने पुलिस पर एक बार फिर हमला किया। पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, थप्पड़ मारे। इस पत्थरबाजी में कई अफसरों के साथ करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, फॉर्मर प्रेसिडेंट नीतीश कुमार, वाइस प्रेसिडेंट गोपिका बाबू, ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली समेत 14 स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया है। हालांकि आज सबको कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन यह भी कहा कि पुलिस पर इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में हंगामे की शुरुआत जेएनयू छात्र संघ के प्रोटेस्ट कॉल से हुई। यूजीसी के नए नियम लागू करने, रोहित वेमुला एक्ट लागू करने और जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूरीपुड़ी पंडित को हटाने की मांग को लेकर लेफ्ट विंग के छात्रों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी कोर्ट से राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। स्वामी जी पर बटुकों के यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट के आदेश से पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए गिरफ्तारी तय थी। इससे बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। आज उनकी पिटीशन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फैसला रिजर्व कर लिया। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में करेगा, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस इस मामले में फिलहाल एक्शन नहीं ले, आरोपियों को गिरफ्तार न करे। हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान पर इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद तक, नौशेरा से लेकर काकुल में पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। खुदाई दे बाखा खुदाई दे रावला अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन टोल ता दी मुबारक हुई।
अफगान तालिबान ने दावा किया कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में बाजौड़, खैबर, मोमन, कुर्रम, चित्राल और वैली में पाकिस्तानी सेना की 53 चौकियों पर अटैक किया और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान ने कहा कि उसके हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 23 सैनिकों की लाशें भी अफगान लड़ाके अपने साथ अफगानिस्तान वापस ले गए। कल देर रात हुए इस अटैक की तस्वीरें भी अफगान सेना ने जारी की हैं। पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि अफगान फौज ने पाकिस्तान आर्मी की दर्जनों चौकियों पर भयंकर अटैक किया और इस हमले में बड़ी संख्या में आर्मी के जवान मारे गए। आज दिल्ली पुलिस ने फर्जी ईडी अफसर बनकर लूट करने वालों को पकड़ लिया। असल में साउथ ईस्ट दिल्ली के एक घर में कुछ लोग ईडी के अफसर बनकर घुसे, घर वालों के फोन जब्त किए और घर से कैश और जेवरात लेकर फरार हो गए। मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच हुई तो पता लगा कि ईडी फर्जी रेड डालने की साजिश घर में काम करने वाली मेड रेखा देवी ने रची थी। उसकी ननद पूजा राजपूत ने उसका साथ दिया था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। इनके 3 साथियों की तलाश की जा रही है। 11 फरवरी को रिटायर्ड आर्किटेक्ट आरसी सब्बरवाल के घर पुलिस जैसी वर्दी पहनकर 3 लोग घुसे। घर में मौजूद 3 लोग उन्होंने ईडी रेड की जानकारी दी, मोबाइल छीन लिए, घर की अलमारियों में रखी ज्वेलरी बाहर निकाल ली, जांच के नाम पर करीब 4 लाख रुपए निकाल लिए, 7 महंगी घड़ियां ले ली। घर में मौजूद लोगों ने जब सर्च वारंट की डिमांड की तो उन्होंने जल्द वारंट आने की बात कही। रेड असली लगे इससे ये लोग वायरलेस सेट पर भी बात करते रहे। खास बात यह रही कि जिस घर में लोगों ने फर्जी रेड डाली उनका ग्रैंडसन ईडी के पैनल में एडवोकेट है। दादी ने किसी तरह छुपकर अपने ग्रैंडसन को फोन किया। तब इन ठगों को लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए जो मिला वो लेकर भाग गए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी आज 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। मार्क कार्नी 2 दिन मुंबई में रहेंगे। इंडिया के बिजनेसमैन, सीईओज और इंडस्ट्री लीडर्स से मीटिंग्स करेंगे। मार्क कार्नी 1 मार्च को दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बात होगी। लेकिन मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा ने भारत को लेकर एक बड़ा यू टर्न लिया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारत पर कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का आरोप लगाती थी। ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अफसरों का हाथ होने का आरोप लगाया था और भारत के 6 अधिकारियों को कनाडा से निकाल दिया था। लेकिन अब कनाडा सरकार ने कहा कि भारत इस तरह का कोई काम नहीं करता। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार आया है। मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी मुलाकात होगी। कनाडा की कार्नी सरकार अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने और दूसरे देशों से सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है। मार्क कार्नी का भारत दौरा इसी कोशिश की एक नई कड़ी है।